बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तारकीन वतन के हवाले से जो इधर गैर कानूनी मुकीम हैं यूरोप में, और वो कैसे लीगल हो सकते हैं, कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं और तारकीन वतन के मसाइल पर अब उनसे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं FB92। मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद बाजवा। आज हम एक्सपर्ट हैं हमारे इमिग्रेशन के, तारकीन वतन के जो मसाइल हैं इमिग्रेशन के हवाले से, उनसे बात करेंगे। धर्म सिंह साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं? जी ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, फैंटास्टिक सर। बोलिए। धर्म सिंह साहब, आप ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग इधर दियार गैर में मौजूद हैं, और जी कुछ लोग लीगल भी आते हैं और बाद में इलीगल हो जाते हैं, और कुछ लीगल हैं और हम्म उनके भी मसाइल हैं पेपर वर्क के लिए, इमिग्रेशन के जी लिए, रेजिडेंस कार्ड के लिए उनके मसले मसाइल हैं। तो कुछ लोग जो इधर नेशनैलिटी ले चुके हैं या लेने वाले हैं, जिन्होंने अप्लाई किए किए हैं, उनके भी मसले जी हैं। और नेशनैलिटी के ऊपर भी पुर्तगाल के हवाले से आप ब्रीफ कीजिएगा कि वो कैसे ले सकते हैं, और कानून के मुताबिक क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी तरमीम हुई हैं, और कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं और वो कैसे हासिल कर सकते हैं। जी। सबसे पहले तो आपका सवाल है बाजवा साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने जो हमें अपने इस मंच पे आने का मौका दिया, आपके चैनल पे, और आपने समय निकाला हमारे लिए। और आपके सभी व्यूवर्स को हमारी ओर से नमस्कार, वालेकुम सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। और आप पूछ रहे हैं कि पोर्चुगाल के अंदर में कि जो लोग यूरोप में आए हैं वो कैसे लीगल हो सकते हैं। देखो, काफ़ी सारे ऐसे प्रोविज़न्स हैं, लोग उससे अवेयर नहीं हैं। जैसे कि आप यूरोप में आ गए हैं और आप चाहे टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं या वर्क वीज़ा पे आए हैं, और आपका टूरिस्ट वीज़ा यूरोप में बढ़ नहीं सकता। आप स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं और उस कंट्री से आपको अब वापस जाना पड़ेगा। या फिर आप वर्क परमिट पे आए थे, आपका वर्क परमिट भी ख़त्म हो गया। तो पोर्चुगाल एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे आपको उन तमाम समय सिचुएशंस के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ रीसेटलमेंट होने के लिए। पहले तो बहुत से ऐसे लॉ थे जिसमें किसी भी तरीके से अगर आप पोर्चुगाल में आते हो, चाहे आप लीगल आए हो चाहे आप इलीगल आए हो, पोर्चुगाल पहुंच जाते हो तो पोर्चुगाल की अथॉरिटीज़ आपको एक्सेप्ट करती थी रेजिडेंसी कार्ड के लिए। लेकिन 2024 जून में उन्होंने ये प्रोग्राम बंद कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो अभी भी मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई रिमोट काम करना चाहते हैं, तो आप साथ में गवर्नमेंट का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। जैसे कोई लैंग्वेज सीखने का प्रोग्राम ज्वाइन कर लें या कोई स्किल का प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, तो गवर्नमेंट आपको उसके आर्टी उस लॉ के तहत रेजिडेंसी देती है कि आप फर्स्ट 1 ईयर में कल्चर और सोसाइटी को सीखने के लिए, इंटीग्रेशन होने के लिए ये प्रोग्राम को ज्वाइन करें। उसके बाद में आप अपना मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस, इनको लेना जॉब जो भी चाहता हूँ। करना चाहते हैं वो करें। फर्स्ट रेजिडेंसी कार्ड आपको मिल जाएगा 1 साल का। उसके बाद आप अपना बिजनेस कर लें, जॉब कर लें, और वो आगे रेजिडेंसी कार्ड बढ़ता चला जाएगा आपका 5 साल का। ऐसे ही हायर स्टडी स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे ही वॉलेंटियरशिप के। अब एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको, पोर्चुगाल के अंदर में 27,000 ऐसी एसोसिएशंस, ऐसे एनजीओज, ऐसे गवर्नमेंट की एजेंसीज, ऐसी प्राइवेट एसोसिएशंस हैं जिनके तहत अगर आप इन एसोसिएशंस को ज्वाइन कर लेते हो, किसी भी वीज़ा पे आप आए हो पोर्चुगल में, अगर आप उस एसोसिएशन को एज ए वॉलंटियर ज्वाइन करते तो आपको 1 साल का रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है।
इसमें और टाइम, इस इसमें वॉलंटियरशिप एक्सक्यूज मी, इसमें टाइम कितना, अगर आप किसी भी ह्यूमन राइट एनजीओस को ज्वाइन करते हैं और आप फ्री ऑफ कास्ट काम करते हैं, और कितने जी अरसे में वो आपको कार्ड मिल सकता है? 3 महीने में आपको पुर्तगाल का रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा अगर आप ऐसी किसी एसोसिएशन को वॉलंटियरशिप पे ज्वाइन कर लेते वेरी गुड, बहुत अच्छा तो ये पॉइंट एक आपने प्रोग्राम है। बताया कि बहुत जी, सारे और लोग हैं। बहुत से लोगों को इसके बारे में जी, अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हमारे साथ तो एक ऐसे सनी जी धर्म सिंह साहब, एक प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। वो जी उन्होंने इधर आए और उन्होंने पेपर अप्लाई किए। अभी तक उनको इधर का कुछ मामला इमिग्रेशन के नहीं हुए। अब वीज़े पे जी आए थे, इलीगल हो गए। जॉब के भी बड़े मसाइल हैं। उनसे एक सवाल जी करते हैं कि आप क्या देखते हैं, आपको इधर काम में कितनी दुश्वारी है, और किस तरह आप देखते हैं कि आपको कितनी उम्मीद है कि आपको पेपर मिल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, साफ ज़ाहिर है बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। जी हाँ। जब तक आपके पास पेपर्स नहीं है, आप काम अलाउ नहीं है, जी हाँ। तो चोरी इस चोरी। जी हाँ। जहाँ पे भी हो चोर तो चोर ही होता है। वैसे भी हमारे धर्म में चोरी वैसे भी ये अच्छी नहीं है किसी सही बात किस्म है। की भी। तो अभी वो प्रोसेस चल रहा है उसका, पता नहीं अभी 6 महीने लगेगा, साल लगेगा, उसके लिए वो प्रॉब्लम तो होती है। आपका तो किस किस किस्म का केस है? मैं पीटीआई का वर्कर था। असाइलम, जी, सियासी अजाइलम जी हाँ। सियासी पनाह की एप्लीकेशन दी हुई है। जी जी। तो वो अभी केस चल रहा है। हम्म। जब वो डिसीजन आएगा तो फिर पता चलेगा। अभी तो इंटरव्यू भी नहीं आया। जब इंटरव्यू आएगा तो जी हाँ। फिर पता चलेगा, आगे इंटरव्यू होगा, फिर उनका डिसीजन होगा। आप तो धर्म सिंह साहब से कुछ तो सवाल करना चाहेंगे? हाँ, मैं ज़रूर सवाल करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि पेरिस का तो ये निज़ाम बहुत अजीब सा रहा है कि ये तकरीबन पहले वो इनको असाइलम करवाओ, फिर ये वो पनाह के लिए रहायश देते हैं, और वहाँ पे तो इंसान रह भी बड़ा मुश्किल से सकता है। मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लड़कों ने पुर्तगाल में भी फाइलें जमा करवाई हुई थी, और उनकी भी अभी तक जो सारी है ना, कोई मेल नहीं आ रही। फिंगरप्रिंट की वो मेलें नहीं, इसमें मैं थोड़ा सी रुकी हुई हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी लीगल एंट्री है तो 6 टैक्सेस के बाद वो कहते हैं कि आप वकील के ज़रिए पेपर ले सकते हैं, और 12 टैक्स मैं हों तो आप फिर मैं उसी तरफ इलीगल जा रहा ले हूँ। सकते हैं। तो उसी इसमें तरफ जा सोल्यूशन रहा पूछें, क्या ये ज़रूरी उसी है? तरफ जा रहा हूँ जी भाई। हाँ। कुछ लड़के मिले हैं, वो कहते हैं हमने वो करवाए थी, फाइलें जमा करवाई हुई थी, टैक्सेस भी दिए हुए हैं। एक बार जो सारी है वो मेल आई है आगे, फिर वो फाइलें लॉक हुई हुई हैं। तो एक तो ये इनसे पूछना है कि वो क्या प्रोसीजर है उसका। दूसरा, अब नए बंदा जिस तरह मैं हूँ, मैंने यहाँ पे असाइलम करवाई हुई है। अब मैं पुर्तगाल जाऊँ तो वो मैं डुबलिन में जाऊँ सारा शुमार होता हूँ। नहीं, डबलिंग नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल है। होगी। तो ये ये भी इनसे पूछते हैं धर्म सिंह पूछना है। साहब से। जी धर्म जी सिंह साहब, ये जी दो मैं सवालात अभी है सर, आपने सुने? जी मैं बिल्कुल सुने दो जी। सवालात। और सबसे अच्छी बात कि प्रोफेसर साहब के लिए आपने जैसे ही प्रोफेसर वर्ड बोला तो मेरी आंखों के आगे इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे ऑप्शंस पोर्चुगाल में दिखने लगे। शायद प्रोफेसर साहब को या बाजवा साहब आपको या हमारी कम्युनिटी सोसाइटी को दो चार चीजों के बारे में पता होगा, लेकिन आपने प्रोफेसर वर्ड जैसे ही बोला तो मेरे सामने दो चार चीजें नहीं, कम से कम 10 ऐसे ऑप्शंस इनके लिए नजर आए। जी तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा प्रोफेसर साहब के लिए एक ऐसा आर्टिकल है पोर्चुगाल में जो आम कॉमन लोगों के लिए नहीं है। अगर ये लेक्चरर, टीचर या किसी मॉस्क में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में है तो इनके लिए स्पेशल प्रावधान है पोर्चुगाल के अंदर में। हाईली स्किल्ड टीचर्स के लिए, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने निकाला है कि वो एज ए रिमोटली सर्विसेज दें या किसी को एज ए कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय बन जाए, तो वो आर्टिकल 90 में पोर्चुगाल का रेजिडेंसी कार्ड ले सकते हैं। दूसरा, प्रोफेसर साहब के लिए ये भी ऑप्शन है आर्टिकल 91A। उसके अंदर में अगर ये किसी भी कंपनी पे, जैसे कि आपका चैनल ही है, ऐसे कोई और किसी तरह की कंपनी है पोर्चुगाल में, तो उसमें हाई डेजिग्नेशन पे एज ए काम करते हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, ये डायरेक्टर हैं, ये सीईओ हैं, ये मैनेजर हैं,
कोई भी डेजिग्नेशन ये ले लेते हैं एबीसी, तो भी इनके लिए रेजिडेंसी कार्ड बहुत फास्ट ट्रैक पे हाईली स्किल्ड माइग्रेशन में ले सकते हैं। तो इनके लिए ऐसे तमाम बहुत से ऑप्शंस हैं जो सिर्फ 2 से 3 महीने में रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा। इनको कोई भी इलीगल रूट अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, असालम लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको अपनी क्वालिफिकेशन को प्रेजेंट करना है और साथ में आपको किसी के साथ एक प्रोटोकॉल करना है पोर्चुगीज कंपनी के साथ में। तो उसके बेस पे ये हाईली स्किल्ड माइग्रेशन, चाहे तो ये ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, चाहे ये कंसल्टेशन दे रहे हैं लोगों को, ये एज ए एम्प्लॉय नहीं है उनके, एज ए प्राइवेट काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम चैनल पे बैठे एक तरह से कंसल्टेशन डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये ऐसे किसी के कंसल्टेंट बन जाते हैं, इनका एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो इनको हाईली स्किल्ड माइग्रेशन में रेजिडेंसी कंसीडर होती है। तो बहुत अच्छा। ये तो जो रहा है इनके लिए। ऐसे बहुत से तमाम लोग हैं हमारे मुल्कों से जो आते हैं, क्वालिफाइड हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वालिफाइड हैं, लेकिन यहाँ आके वो सीधे एक ही चीज में पेपर लॉक करने वाली बातें करते हैं या असालम लेने वाली बातें करते हैं, उनको लीगल रूट्स पता ही नहीं होता। तो बहुत से ऐसे लीगल रूट्स हैं, स्पेशली अगर मैं पोर्चुगल की बात करूं, आज की डेट में भी 27 से 28 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके तहत आप पोर्चुगल की रेजिडेंसी ले सकते हैं। लेकिन पीपल आर नॉट अवेयर, पीपल उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, उन लोगों से कम्युनिकेशन में है, उन लोगों से राब्ता है जो आके उन्होंने भी अपने उसी रूट से पेपर बनाए थे, तो डेफिनेटली वो वही रूट दूसरों को समझाएंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ में, जिसके एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सपीरियंस है, या आप खुद एक्सप्लोर करें इमिग्रेशन की वेबसाइट्स को या इमिग्रेशन से खुद राब्ता करें, तो यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं। अच्छा, अभी दूसरा जो आपने बताया कि पेपर लॉक हो गए थे, उसके बाद एक मेल आ गई थी जो कॉमन प्रोसेस है। अब उसके लिए भी बड़े अच्छी चीजें हैं। अगर आपके पेपर लॉग हो गए हैं और आपको एक मेल आ गई है, आप दूसरी मेल की इंतजार कर रहे हो, पोर्चुगल के अंदर में 4 लाख से ज्यादा पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं एक ही रास्ते की, क्योंकि दूसरे रास्ते पे तो जाते ही नहीं। सो सारी की सारी एप्लीकेशन एक ही रास्ते पे पड़ी हुई है, तो डेफिनेटली उस स्पेसिफिक आर्टिकल्स को हैंडल करने के लिए उनके पास मैन पावर भी कम होगी, जिससे उसमें डिले हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो अगर दूसरे रूट्स में जाएंगे तो उनमें कोई पब्लिक ही नहीं है, उनमें कोई है ही नहीं है, तो वो फास्ट ट्रैक में है। सारे के सारे रूट है, हाईली स्किल्ड है, टीचर्स के हैं, वॉलंटियरशिप के हैं, मेडिकल्स के हैं, बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं, रिटायरमेंट के हैं, उनके अंदर तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। तो जहां पे वो उन्होंने टीम लगा रखी है वो फ्री बैठी है। सो इसलिए एक ही रूट से, इसलिए वहां पे डिले है, प्रोसेस में टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन अब उसको स्पीड अप करने के लिए, अगर आपको कोई अर्जेंसी है, अगर आपने अपनी कंट्री में वापस जाना है, या आपको किसी और रीजन से ट्रैवल करना है, रीजन हो सकता है आपका मेडिकल का, रीजन हो सकता है आपका एजुकेशन का, रीजन हो सकता है बिजनेस का, रीजन हो सकता है आपको जॉब अपॉर्चुनिटी का, तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं इमिग्रेशन के अगेंस्ट। क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको कंट्री में 6 मंथ हो जाते हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट किए हुए, तो इससे ज़्यादा वो आपको डिले नहीं कर सकते, तो आपको उनको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कोर्ट का रूट अगर जब करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट 30-40 डेज में डायरेक्शन दे देता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कि भाई इस एप्लीकेशन का निपटारा करें, नहीं तो आपके ऊपर हम कंपलसेशन डालेंगे या कोई एक्ट करेगा। तो इसलिए तो वो क्विकली उसको अपॉइंटमेंट दे देती है आई एम इमिग्रेशन वाले, बेस्ड ऑन कोर्ट जो नोटिफिकेशन जाता है कोर्ट की ओर से। तो वो एक ऑप्शन है जिस किसी को इमरजेंसी है कि वो कोर्ट के थ्रू जल्दी ले सकता है। धर्म सिंह, यहाँ लेकिन पर सर एक सवाल है आपसे कि जी अगर इलीगल एंट्री है किसी की, फाइल लॉक है 89.2 फ्री लॉन्सर में, जी तो वो जी ज़रूरी है उनके लिए कि वो 12 टैक्स ही पूरे करें, या वो टैक्स का इसमें है कार्ड के हवाले से, जी या ज़रूरी है हाँ, इसमें कि 6 माह के अंदर अगर लीगल है या इलीगल दोनों एंट्रियों में वकील के ज़रिए 6 माह के अंदर आप कर सकते हैं? प्लीज़। इसमें बड़ा अच्छा सवाल बाजवा साहब पूछा, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं देखने वाली। जी हाँ जी। जब आपने कोर्ट में जाना है तो आप 6 मंथ हो जाने चाहिए, आपकी एप्लीकेशन लगे हुए 6 मंथ के टैक्स हो, तो कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। लेकिन कोर्ट आपकी डायरेक्शन कर देगा आयमा को, भाई इसको 6 मंथ हो गए, 180 डे हो गए, इसको आप अपॉइंटमेंट दे। आयमा अपॉइंटमेंट इमीडिएटली दे देगा। लेकिन जब आयमा के पास जाओगे
तो आईमा आपसे 12 मंथ के मांगेगा, या तो लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट मांगेगा या फिर आपसे मांगेगा कि आप 12 मंथ के टैक्स दें। तो इसलिए जो आईमा की रिक्वायरमेंट है वो 12 मंथ की सैलरी स्लिप या फिर लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट, लेकिन कोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोर्ट में आज जा सकते हैं, कोर्ट का जिस दिन डिसीजन आ गया, आईमा ने अपॉइंटमेंट दे दी, आईमा पे जाने से पहले आपके 12 टैक्स होने जरूरी है अगर इनलीगल एंट्री आप। और ये टैक्स अगर किसी ने नहीं जमा करवाए तो वो क्या हाँ, ये बड़ा अच्छा यकमुश्त पॉइंट है। एक ही वक्त में वो 6 या किसी के 8 किसी के 4 बाकी हैं, नहीं, तो क्या वो जमा देखिए करवा सकते उसको, हैं? जी, अगर तो आप एज ए इंडिपेंडेंट हो, फ्रीलांसर हो, तो आप पिछले 3 महीने से ऑनवर्ड अपने टैक्सेस जमा करा सकते हो, आपके पास में वो लीगल राइट्स हैं। क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी की डिक्लेरेशन जाती है वो क्वार्टरली जाती है, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने की आप एक टाइम में दे सकते हो। उसके बाद अप्रैल मई जून वो एक टाइम में दे सकते हो आप, जुलाई, फिर जुलाई अगस्त से सितंबर, ऐसे साल में 4 बार आप डिक्लेरेशन फाइल करते हो। तो हर बार आपको मौका मिलता है कि पिछले 3 महीने के टैक्स पे करें, पिछले 3 महीने के टैक्स, जो लीगल फ्रेम है। लेकिन जो अगर आप उसमें कोई मैनिपुलेशन करते हो तो आप और ज्यादा पीछे जाते हो, बट इट्स नॉट लेजिटिमेट। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है धर्म सिंह साहब, जब आप फ्री लॉन्सर के लिए फाइल लॉक करते हैं, आपकी ज़ाहिर है कि सोसाइटी है, पहले साल तो आपको टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्ट होता है कि आप टैक्स ना भी दें तो वो पूरा कानून कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो फिर अगर फिर भी आप देते हैं, आपका राइट नहीं है, तो फिर ये एक साल तो वैसे ही गुजर गया, तो वो 6 माह का तो पीरियड उसमें नहीं, ये साल का भी कवर हो जाता है। तो जब एक साल जी, आपको हो गया तो लीगली आपका राइट बनता है कि आपने एक साल के बाद 2 माह बाद 2 टैक्स दिए होंगे, तो ये कैसे फिर इसमें चलेगा? बड़ी अच्छी इसमें बड़ी अच्छी चीज समझने वाली है, जी हाँ, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशन होते हो, जी हाँ, आपको टैक्स फ्री है, सोशल कंट्रीब्यूशंस फ्री है, जी हाँ, जी हाँ, दोनों चीजें फ्री है। टैक्स किसको बोलते हैं? टैक्स उसको बोलते हैं जो ईवा, जो वैट होता है, जितनी भी आपने सेल की, बिजनेस किया, उसके ऊपर में कोई परसेंटेज वैट पे करना होता है, वो टैक्स है। वो आपने अगर 14,500 यूरो से कम इनकम है तो आप फ्री हो। लेकिन अगर आपने दूसरा पार्ट आता है सोशल सिक्योरिटी का, सोशल सिक्योरिटी भी फ्री है फर्स्ट ईयर, लेकिन फ्री क्या नहीं है, फिर वो क्या मांग रहे हैं आपसे? आपसे वो मांग रहे हैं कि भाई आप हमारी कंट्री में रह रहे हो, आप ये प्रूफ करें कि आप खाते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, आप सरवाइव कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए आप हमें कोई इनकम का प्रूफ दिखाएं। जब आप वो इनकम का प्रूफ दिखाएंगे, डेफिनेटली वो फ्री इनकम हो, लेकिन प्रूफ तो देना पड़ेगा ना आपको, चाहे वो टैक्स से फ्री है। 850 यूरो की या 900 यूरो की मंथली अगर आप स्लिप जनरेट करते हो, इनवॉइस जनरेट करते हो, दैट इज योर इनकम। अगर किसी के पास वो भी नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट है बड़ा टेक्निकल कि टैक्स को हम छोड़ दें, लोगों की जहन में टैक्स है, लेकिन हम आपको उसको डिफाइन करते हैं कि हम आपसे मांग रहे हैं कि आप अपने इनकम का प्रूफ दें कि आप सर्वाइव कैसे कर रहे हैं हमारी कंट्री में। अगर आप हमारी कंट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते तो हम आपको रेजिडेंसी कार्ड नहीं देंगे। तो ये सिचुएशंस होती है उस केस में जो फ्री वाली हम बात करते हैं। तो एटलीस्ट जब भी आपने आईमा के पास जाना है, इमिग्रेशन के पास जाना है, तो 3 से 6 महीने के सर्वाइवल के प्रूफ, जिन केसेस में आप टैक्स फ्री वाली बात करते हो। तो इसलिए आप इलीगल आए हो तो आपके ऊपर एप्लीकेशन लगाई है कि अगर आप पिछले 1 साल से कंटिन्यू हमारी कंट्री में सर्वाइव कर रहे हो बेस्ड ऑन योर इनवॉइस, बेस्ड ऑन योर इनकम, तो हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। उन लोगों के लिए जो हमारी कंट्री में लीगल आए हैं, पिछले 3 से 6 महीने में सर्वाइव कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स पे कर रहे हैं चाहे वो नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन आईमा का मोटिव जो है टैक्स नहीं, आईमा का मोटिव है सर्वाइवल। टैक्स का डिपार्टमेंट अलग है, सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट अलग है, जिन्होंने इस चीज पे कंट्रोल करना है। आईमा ने कंट्रोल करना है कि हम आपको रेजिडेंसी कार्ड ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन आप सर्वाइव कैसे करेंगे? अगर आप सर्वाइव नहीं करेंगे तो आप हमारी ऑब्लिगेशन बन जाएंगे। तो ये पॉइंट जो है आईमा को देखना होता है रेजिडेंसी कार्ड ग्रांट करते समय या अपॉइंटमेंट ग्रांट करते समय। अच्छा, ये मैं बेहतर समझ गया हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ईमा जो है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, वो देखता है कि इलीगल एंट्री है तो 12 महीने के उसने टैक्सेस जमा कराए या नहीं, लेकिन सर्वाइवल के ग्रीन प्रूफ नहीं, रिसिप्ट टैक्स जो है, नहीं, सर्वाइवल के प्रूफ, जो ग्रीन सर्वाइवल के रिसिप्ट है, प्रूफ देने हैं कि आपने ग्रीन टैक्स नहीं, रिसिप्ट उसको टैक्स से कोई जनरेट लेना किए देना हैं या नहीं। नहीं।
एग्जैक्टली, ये बात है असल में, सही सही कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली। तो दूसरा, ये जो नेशनैलिटी लेना चाहते हैं पुर्तगाल की, कुछ लोगों में ये इबहम पाया जाता है कि वो कहते हैं जब से आपने फाइल लॉक की है तब से ही नेशनैलिटी का पीरियड स्टार्ट होता है, और कुछ जी, कह रहे हैं कि नहीं, जब आपको रेजिडेंस कार्ड आ जाता है तब से स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ इसके जी। बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। 2018-19 में पोर्चुगल के अंदर में नेशनलिटी की एलिजिबिलिटी जो बनती थी वो बनती थी 6 ईयर के बाद, 6 साल का पीरियड था। 2020 में उन्होंने वो टाइम रिड्यूस करके 5 साल का कर दिया। लेकिन 5 साल वो कहां से गिनते थे कि जिस दिन आपको फर्स्ट रेजिडेंसी कार्ड मिला, उससे उनके 5 साल कंसिडर किया जाते, क्योंकि 20 में 18 में जो रेजिडेंसी कार्ड भी मिल जाता था वो 3 से 6 महीने में वैसे ही मिल जाता। लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद में टाइम खिंचता खिंचता 2 साल तक चला गया रेजिडेंसी मिलने का, जैसे कि आज की डेट में भी 1.5 से 2 साल में रेजिडेंसी मिल। तो फिर यहाँ की काफी सारी एसोसिएशंस ने, काफी सारे इमिग्रेंट्स ने कोर्ट में पटिशन डाली कि जो हमने आपकी कंट्री में टाइम वेस्ट किया है, 1 साल का, 2 साल का, हम काम कर रहे हैं, हम सोशल पे कर रहे हैं, हम हर इकोनॉमीज को बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं भी गिनती नहीं है। हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता हर चीज के लिए? हमारे राइट्स के लिए जब उन्होंने क्लेम किया, तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया 2023 में कि एप्लीकेशन लगी थी, पटिशन लगी थी इमिग्रेंट और एसोसिएशन की ओर से, कि जो टाइम है, या तो आईमा डिसीजन करे 6 मंथ में। अगर आईमा 6 मंथ में डिसीजन करने में असफल है आज की डेट में, तो जो नेशनलिटी के लिए टाइम है इन सभी इमिग्रेंट्स का 2019 से ऑनवर्ड तब से गिना जाए जब से उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई आपके पास, जब से उन्होंने रिक्वेस्ट दी। तो वो लॉ ऑलरेडी पास हो चुका है। पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर होता है, वोटिंग का होता है, वो सारी प्रोसेसिंग के बाद में वो लॉ पास होके पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद में इंप्लीमेंटेशन के लिए भी चला गया है, और इंप्लीमेंटेशन का जो टाइम होता है वो 90 डे होता है, वो भी एक्सीड हो गया। वो अप्रोक्सीमेटली मार्च में वो टाइम कंप्लीट हो गया था, तो अब 6 मंथ्स प्लस हो गया इंप्लीमेंटेशन में। तो आज की डेट में अगर हम प्रैक्टिकलिटी ऑफ नेशनलिटी प्रोसेस की बात करें, आपका जो टाइम है वो तब से काउंट किया जा रहा है जब से आपने फर्स्ट एप्लीकेशन लगाई। वो कैसे श्योर करें कि ये सही है या गलत है? जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो सबमिट करने के लिए, तो वहां पे ऑप्शन देता है कि आप डेट डालें। डेट कहां से डालेंगे? आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। आईमा की वेबसाइट पे 2019-20 में जिन्होंने फाइलें लॉक की थी, ऑटोमेटिक एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है जिसमें लिखा होता है कि आपका जो मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट 2019 में हुआ है, तो वो वाली डेट अगर आप डालते हो तो आप वो सिस्टम जो है गवर्नमेंट का आपकी फाइल को एक्सेप्ट कर लेता है। जब एक्सेप्ट कर लेता, उसके बाद में प्रोसेसिंग में चलेगी आपकी एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में जाती है, आपको नेशनलिटी का प्रोसेस नंबर भी अलाउ कर दिया डिपार्टमेंट, और 250 यूरो उनकी जो फीस है वो भी ले ली। तो यहां से बहुत ही क्लियर है कि आपका जो टाइम फ्रेम है, कोर्ट ने भी कोर्ट की ओर से भी डायरेक्शन चलेगी है, पार्लियामेंट से भी डायरेक्शन चलेगी है, इंप्लीमेंटेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास भी नोटिफिकेशन चलेगी है, उनका टाइम फ्रेम भी एक्सीड हो गया है, और आज की डेट में हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो सिस्टम उनका एक्सेप्ट भी कर रहा है। अगर इमिग्रेशन के पास हम आज की डेट में ये लिख के मांगते हैं कि सर हमारा नेशनलिटी हमने अप्लाई करनी है, हमें एक टाइम काउंट सर्टिफिकेट दें, तो वो आपका टाइम पहले वो रेजिडेंसी कार्ड से गिनते थे, आज जो वो सर्टिफिकेशन इमिग्रेशन दे रही है वो आपके मैनिफेस्टो से दे रही है। तो यहां से बहुत ही क्लियर है कि आपका जो टाइम है नेशनलिटी का, पेपर लॉक से ही काउंट किया जा रहा है। और एडवांस मैं बता दूं आपको, मैं अपनी खुद प्रैक्टिकल बताऊं, हमारी पैनल्स टीम है लॉयर्स की, हमने कुछ एप्लीकेशंस अभी पिछले दिनों में सबमिट की है, 3-4 महीने से हम सबमिट कर रहे हैं ये एप्लीकेशंस, और वो सक्सेसफुली सबमिट हुई है। सक्सेसफुली उन्होंने फीस रिसीव कर ली हमारे से, उन्होंने प्रोसेस नंबर भी अलाउ कर दिया, और उनके केस की स्टेज भी चेंज होगी, क्योंकि नेशनलिटी में ऑनलाइन 5 स्टेजेस हैं, वो केसेस हमारे फर्स्ट से सेकंड स्टेज पे चले गए। तो इसलिए
यहाँ तक आज की डेट में अगर हम बात करें तो बड़ा क्लियर है कि जो नेशनलिटी का लॉ है वो मैनिफेस्टो से ही काउंट किया जा रहा है और फ्यूचर में भी वही से रहेगा। अगर किसी एंड पे जाके वो आयरन डिपार्टमेंट जो है उसको रिजेक्ट करता है, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन लगाता है, तो उसके ऊपर भी लीगल एक्शन किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट की ओर से पास हो चुका है, पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुका है, इंप्लीमेंटेशन में जा चुका है, इंप्लीमेंटेशन का टाइम लैप्स हो गया है, तो व्हाई यू आर रिजेक्टिंग दिस एप्लीकेशन। सो ये डरने वाला कोई विषय नहीं है, या इसमें कोई भी दो राय या कोई कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं है कि जो नेशनलिटी का टाइम जो है आपका 5 लॉक से ही कंसीडर किया जाए। जी धर्म सिंह साहब, हमारे बाजवा पास टाइम कम है, लेकिन आपकी बातें जो है ना लोग मुस्तफ़िद हो रहे हैं। हम 5 मिनट और इस पर बात करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जॉब सर्च वीज़ा और नेशनैलिटी के जो पीरियड की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो उसके बाद जी इस प्रोसीजर में, प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, और जॉब सर्च वीज़ा कैसे लिया जा सकता है? ये दोनों पर आप मुख्तसर सा ज़रा जवाब दे दीजिए, शुक्रिया। जी 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 मैं शॉर्ट करके बताऊंगा बात को। जी हाँ। जो नेशनलिटी का स्टैंडर्ड प्रोसेस टाइम आज की डेट में, देखो पोर्चुगाल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव में है, यहाँ हर जगह बहुत स्लो है प्रोसेस, चाहे वो रेजिडेंसी की बात करें, चाहे वो फाइल लॉक की बात करें, चाहे वैसे भी एक अपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव से काम करवाना, दे आर लिटिल स्लो। देयर आर सेवरल रीजंस कि इमिग्रेंट्स का प्रेशर है, मैन पावर कम है, उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है, कितने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये भी एक रीजन हो सकता है जिसलिए हर जगह पे टाइम लगता है। अब नेशनलिटी के हवाले से बात करें तो नेशनलिटी का टाइम भी आज के समय में 2 से 2.5 साल लग रहा है। हालांकि उन्होंने वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, अगर आप बच्चों के बेस पे नेशनलिटी प्रोसेस कर रहे हो तो 24 मंथ लगते हैं। अगर आप कॉमन 5 ईयर के बाद आर्टिकल 6 में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 29 मंथ लगते हैं। तो मोर और लेस अगर इन प्रैक्टिकल भी बात करें तो ये टाइम लग रहा है। सही तो है। जो नेशनलिटी का टाइम फ्रेम है 2 से 2.5 साल आपने पकड़ के चलना जब भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब बहुत लोग अच्छी। सबमिट करने में टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि हम रेजिडेंसी कार्ड से करें, तो 2 साल और आपने खराब कर लिए अपने। तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप अपने मैनिफेस्टो से ही टाइम काउंट करते हुए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन इमीडिएट बेसिस, सो दैट यू विल सेव दिस 2 ईयर। अदरवाइज 2 ईयर ये वेस्ट करेंगे, 2 ईयर वैसे वो लगा देंगे, तो 4 साल आपने और खराब कर लिए। तो ये एक एडवाइस और ओपिनियन है। और बाजवा साहब आपने दूसरा पूछा जो जॉब सर्च वीजा के हवाले से, डेफिनेटली जॉब सर्च वीजा जो गवर्नमेंट की ओर से डिजाइन किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आगे रुकती है, क्योंकि हम हर चीज को प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम एक किताबी बातें नहीं करेंगे या लिखी हुई बातें नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल भी बात करें। प्रैक्टिकलिटी उसकी ये है कि अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों से जॉब सर्च वीजा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, इन कंट्रियों से, वहां पे बड़ा इशू है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। सबसे पहला इशू, एम्बेसीज के अंदर में 6-6, 8-8 महीने अपॉइंटमेंट नहीं। अब अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो 6-6, 8-8 महीने डिसीजन नहीं देते, यानी कि 2 साल आपको जॉब सर्च वीजा के लिए लग जाए। अगर आपके पास जॉब सर्च वीजा के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो डेफिनेटली आप जॉब सर्च वीजा ही अप्लाई करें, और तो ऑप्शन नहीं है, आपको वेट करनी पड़ेगी। लेकिन आप क्वालिफाइड हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी प्रोफाइल वैसे ही अच्छी है, व्हाई नॉट चूज अनदर ऑप्शन, व्हाई यू आर स्टक ऑन वेस्टिंग योर टाइम ओवर देयर। सो आप दूसरा ऑप्शन लेके अपने आप को मूव फॉरवर्ड करें। तो इस उनके लिए ये दूसरे एडवाइस। ऑप्शन के लिए हम फिर किसी और दिन नेक्स्ट वीक रख लेंगे, अभी टाइम की शॉर्टेज है। तो आपकी बातें इनके लिए, तारकीन वतन के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, जो इधर लीगल और इलीगल दोनों मौजूद हैं, एक बड़ी तादाद है। और वो अपनी कामयाबी की जो अमारत है वो अगर तामीर करना चाहते हैं तो आपकी बातों से वो मुस्तफ़िद हो सकेंगे। इस शेर के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया धर्म सिंह साहब, और प्रोफेसर साहब का भी बहुत शुक्रिया। दुआ हर दुख की है, मजरूह है तेगे आरजू रहना, अलाज ज़ख़म है आज़ाद, एहसान रफ़ू रहना।
इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।